नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो आज बात होगी, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सुशीला कार्की कार्यवाहक पीएम का पद ग्रहण कर चुकी हैं, लेकिन क्या इसका अमेरिका को संदेश गया है? क्या चीन को संदेश गया है? और क्या भारत के रिश्तों में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छे सुधार होंगे? इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं। कतर में हमला, यूएन में कुछ बातचीत हुई है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा और जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जस्टिस सोढी जी। सोढी साहब नमस्कार। जय हिंद स्वागत है। मनविंदर जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। नमस्कार जी। जय हिंद सर। सर, पड़ोस के नेपाल में काफ़ी कुछ बदला है। सुशीला कार्की जी ने सत्ता संभाल ली है और इमरजेंसी घोषित कर दी है और साथ ही चुनाव की भी घोषणा कर दी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको लग रहा है कि जो दिखाई दे रहा है शांति, क्या वो एक्चुअल में शांति है? मनविंदर जी, विद्वान हमेशा कहते आए हैं कि अगर किसी घर के अंदर तनाव या दरारें होंगी तो बाहर के लोग उसका फायदा उठाते हैं। नेपाल में जो हुआ वो अंदरूनी दिक्कतें बहुत थी, और जब ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला तो कोई भी भारी शक्ति उसमें अपना सिक्का चलाने की कोशिश करेगी, चाहे अमेरिका हो या चीन हो। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वो नेपाल की अपनी है, क्योंकि 28 मई 2008 तक, जब तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र और एक राजाशाही देश था, तब तक नेपाल एक शांति प्रिय देश था जिसमें तरक्की बहुत हो रही थी। लाखों की तादाद में पर्यटक वहां आते थे। नेपाल में 28 मई 2008 तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सब कुछ बदला 28 मई 2008 के बाद, जब वहां पे लोकतंत्र आया और जिस तरह से वहां पे वामपंथियों ने सत्ता के लिए पहले एक मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से राजाशाही को हटाना पड़ा। लोकतंत्र तो आया, लेकिन 17 साल जब से नेपाल में लोकतंत्र है, 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं नेपाल में। यानी कि आप देख सकते हैं 17 साल में अगर 13 प्रधानमंत्री हो चुके हैं तो नेपाल में पहली बात तो राजनीतिक कोई स्थिरता है ही नहीं, बिल्कुल। और जब राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है तो वो देश तरक्की तो करना दूर, देश के अंदर ही जो तनाव होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। देखिए, जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल भ्रष्ट देशों में से माना जाता है। 180 देशों की जो करप्शन इंडेक्स रैंकिंग हुई है, नेपाल का नंबर 100वां है। नेपाल गरीब देश हो चुका है। नेपाल की पर कैपिटा जीडीपी या औसत आय सिर्फ 1180 अमेरिकी डॉलर है। नेपाल में जो युवाओं में बेरोजगारी है वो 20.81% है, यानी हर 5 युवा में एक युवा बेरोजगार है। इतनी बड़ी तादाद है वहां पे बेरोजगारी की। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो नेपाल में जो तनाव था वो था तो सही, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। और जब 5 सितंबर को ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन किया, तो वो जो अंदर का तनाव था वो उभर के बाहर आया और सड़कों में जो प्रदर्शन हुआ, और अगले दिन ओली को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। इस पिक्चर में एक दृश्य है जिसमें सुनील दत्त जब ट्रेन से उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो कोई उनका जेब चोरी कर लेता है, बटुआ चोरी कर लेता है, और पब्लिक उस आदमी को पकड़ती है, खूब मारती है। तो सुनील दत्त ने तब एक बड़ी प्रसिद्ध डायलॉग कहा था पिक्चर में कि तुम लोग इस इंसान को इसलिए नहीं मार रहे कि तुम इससे खफा हो कि इसने मेरा बटुआ क्यों चुराया, तुम इसलिए इस इंसान को मारे हो क्योंकि तुम अंदर से दुखी हो, तुम अंदर से अस्थिर हो, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन इस इंसान पे निकालो क्योंकि तुम्हें एक मौका मिल गया अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो 17 साल से नेपाली युवा में फ्रस्ट्रेशन थी, वो सोशल मीडिया जब 26 ऐप बैन हुए वो उसके रूप में बाहर आ गई। और एक और कारण मैं बताना चाहता हूं, 17 साल से नेपाली युवा बहुत पीड़ित था क्योंकि वो देखता था कि ये जितने मंत्री हैं नेपाल के,
उनके बच्चे ऐशो आराम कर रहे हैं, बल्कि कुछ हफ्तों से नेपाल में सोशल मीडिया पे नेपो किड्स नाम का हैशटैग बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें मंत्रियों के बच्चों को दिखाया जा रहा था, वो ऐशो आराम कर रहे हैं, वो 5 स्टारों में डांस कर रहे हैं, डिस्को पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वहीं पे नेपाली युवा गरीबी में जूझ रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये जब सारी चीजें हुई तो सोशल मीडिया बैन के रूप में जब ये हुआ तो वो प्रदर्शन सड़कों पे आ गया। अब बात करते हैं भारी ताकतों की। जैसे मैंने शुरू में कहा, भारी ताकतों को तो मौका मिल गया। अगर घर के अंदर खुशी होगी, स्थिरता होगी, तो बाहर की ताकतें या पड़ोसी या कोई भी कैसे उसमें कुछ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो नेपाल की पूरी गलती है। हम अमेरिका को बोलें, चीन को बोलें, लेकिन अगर नेपाल ने अपना घर सही रखा होता, नेपाल और चीन उसमें कोई हिमाकत नहीं कर सकते थे। अब जो आपके प्रश्न का आखिरी भाग है, भारत के लिए क्या इसके इम्प्लीकेशन? मनविंदर जी, ये जो अभी वर्तमान सरकार है, जो इंटरिम सरकार है, सुशीला जी की, ये अब तो लग रही है कि ये भारत के साथ है, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जब ये अगले चुनाव होंगे नेपाल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन-सी सरकार चुन के आती है। अगर वामपंथी वहाँ पे दोबारा चुन के आ गए, तो भारत के तरफ उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो बरकरार रहेगा। अगर वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी चुन के आती है जिसका झुकाव भारत की तरफ है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने बयान दिया, जिस तरह से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए ये दिक्कत करेंगी। यानी कि एक थ्री फ्रंट वॉर की इनडायरेक्टली बात हो रही है। अब अगर नेपाल की सरकार भी ऐसी चुन के आती जो भारत विरोधी होती है, तो हमें फोर फ्रंट वॉर या फोर फ्रंट मोर्चे के लिए तैयार तैयार होना होगा, जो कि हमारे लिए और दिक्कत बढ़ा सकती है। तो सारी अभी चीजें इस पे टिकी हुई हैं कि जब नेपाल में चुनाव होते हैं, कौन सी सरकार चुन के आती है और उस सरकार का भारत की तरफ क्या नजरिया होता है। सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि चुनाव नेपाल के जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, भारत के साथ जो उनके रिश्ते होंगे। लेकिन उससे भी पहले अभी 6 महीने पड़े हुए हैं ना, मार्च में चुनाव होना है। इन द मेन टाइम क्या आपको लग रहा है कि जो शक्तियाँ, तोड़ने वाली शक्तियाँ उनके यहाँ बैठी हुई हैं, क्या वो फिर से सिर नहीं उठाएँगी? बिल्कुल, वो तो शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से महज 48 घंटे के अंदर युवा प्रदर्शन की वजह से ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, ये तो उन शक्तियों के लिए तो एक अच्छा मौका मिल गया कि अगर वो चाहें, अगर वो कोशिश करें, तो वो चीजें करवा सकते हैं नेपाल में, क्योंकि अब उनको एक रास्ता मिल गया है कि अगर युवाओं को भड़काया जाए, युवाओं का प्रदर्शन को इंक्रीज किया जाए, तो चीज उनके फेवर में आ सकती है। लेकिन सबसे अहम मनविंदर जी बात यह है, नेपाली युवक को समझना है उसके देश के लिए क्या अच्छा है। नेपाली युवक को समझना है कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल ऐसे दो देश हैं जिनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। नेपाल से भारत, भारत से नेपाल, दोनों देश के नागरिक कभी भी जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में कितने गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते हैं। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु नेपाल से भारत आते हैं, भारत के मंदिरों में अपनी आस्था देते हैं। भारत के लाखों में तादाद में हर साल श्रद्धालु नेपाल जाते हैं, नेपाल के प्रसिद्ध मंदिरों में अपनी आस्था देते हैं। तो ये जो भारत नेपाल का रिश्ता है, ये बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है, और ये चीज अब नेपाली युवक को दोबारा समझनी होगी। क्या नेपाली युवक अपने देश को भारत से दूर करना चाहता है, जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, या नेपाली युवक चाहता है कि भारत जैसे शांति प्रिय देश के साथ वो अच्छे रिश्ते और करे, ताकि नेपाल तो तरक्की करे करे, पूरे दक्षिण एशिया में एक स्थिरता का माहौल हो। तो सब कुछ अभी नेपाली युवक, नेपाली नागरिक के हाथों में है। अगले 6 महीने वो क्या निर्णय लेते हैं, कौन सी सरकार को चुनते हैं। आपने सर अभी ज़िक्र किया नेपो किड्स का, और ये जो जेन ज़ीज़ है, इनकी उम्र का भी आपको आइडिया है। डू यू थिंक कि इनको
इनको कोई पीछे से यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये अभी उस स्टेट में नहीं है कि ये इतनी दूर की बात सोच सकें। वैसे इनमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। सॉरी सर। मनविंदर जी, ऐसे जहां तक नेपाली युवाओं की बात है, ये जो पूरा प्रदर्शन चला, ये अपने आप शुरू हुआ और तीव्र गति पाता गया। बाहर की शक्तियां का तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर अंदरूनी तौर पे वहां स्थिरता होती, खुशहाली होती, तो बाहर की शक्तियां कुछ नहीं कर सकती थी। ये जो प्रदर्शन है, ये नेपाली युवाओं ने खुद शुरू किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 17 साल से नेपाली युवा बिल्कुल पीड़ित था। और जहां नेपो किड्स की बात है, देखिए मनविंदर जी, कोई भी युवा किसी भी देश का वो तरक्की करना चाहता है, वो एक अच्छी जिंदगी पाना चाहता है, और उसके लिए उसे चाहिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा फेयर सिस्टम जहां पे उसका हुनर, उसका टैलेंट को रिकग्नाइज किया जाए। आज आप और मैं भी जिस स्थान पे पहुंचे हैं, हमने भी कितनी कड़ी मेहनत की तभी हम पहुंचे हैं। हमारी भी किसी ने मदद नहीं की, ना आपकी ना मेरी। हमने जो भी पाया है जिंदगी में, हमने अपनी परिश्रम और मेहनत से पाया है। तो यही चीज हर युवा के साथ होती है। वो भी तरक्की करना चाहता है युवा। लेकिन अगर किसी भी देश के युवा को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, और उस देश का युवा देखे कि सिर्फ गिने चुने मंत्रियों के बच्चे ही पूरा ऐशो आराम कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां पे उनके लिए पैसे की दिक्कत नहीं है, अच्छी जिंदगी उनकी है, वो युवा सोचता है मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ, या मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जो राजनीतिक तौर पे कनेक्टेड नहीं है। तो ये युवाओं का जो गुस्सा है, ये बिल्कुल जायज है। और अगर मैं भी अपने आप को लेके जाऊं, आज से 25, 30, 40 साल पहले जब मैं युवा था और मैं अपनी कैरियर बनाने की सोच रहा था, तब मैं भी चाहता था कि सिस्टम फेयर हो, और हमारे देश में सिस्टम फेयर है। और जैसे मैंने बताया, चाहे आप हो या मैं हूं, हम जहां पहुंचे हैं, हम अपने परिश्रम से पहुंचे हैं, और इसलिए पहुंचे हैं हमारे देश में सिस्टम बिल्कुल फेयर है। कोई भी भारत का नागरिक कोई भी एग्जाम के लिए बैठ सकता है, अगर उसमें काबिलियत है वो सिलेक्ट होगा, काबिलियत नहीं है वो फिर मेहनत करेगा। लेकिन नेपाल में ये चीज नहीं थी 17 साल से। तो ये युवाओं का, नेपाली युवाओं का जो गुस्सा है, ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हर युवा का हक है कि उसको एक मौका मिले कि वो अपनी जिंदगी को अच्छा कर सके, वो तरक्की कर सके। आपने 17 साल की बात की है, और ये बच्चे इन्होंने देखा ही नहीं होगा कि संघर्ष क्या होता है, जैसे कि आप नहीं मान रहे हैं, हमें भी पता है कि ज़िंदगी का संघर्ष क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मतलब तहस-नहस कर दिया, कोई कोई संवैधानिक इमारत नहीं बची। मतलब इस तरीके की आगजनी शायद से हमने बांग्लादेश में भी नहीं देखी थी। हुज़ूम तो बहुत देखा था, बेशर्मी तो बहुत देखी थी वहाँ। लेकिन इन लोगों ने तो टोटली चीज़ों को बर्बाद किया, जला दिया। ये आप सोचते हैं कि इनके पीछे कोई नहीं होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनके अंदर का गुस्सा था। लेकिन कई बार गुस्से को भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। मनविंदर जी, 17 साल से वहां लोकतंत्र के नाम पे मजाक बनाया जा रहा था, जहां पे सिर्फ कुछ गिने चुने खानदानी वहां पे ऐशो आराम कर रहे थे। अधिकतर नेपाली नागरिक तो जूझ रहा था गरीबी से और बेरोजगारी से। ये जो जेन जी कहते हैं, इनकी उम्र 20 से 25 साल तक मानी जाती है, जो 1997 के बाद बौने उन्हें जेन जी कहा जाता है। तो अगर हम 25 साल का युवा भी लें, वो जब से उसने होश संभाला, जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया, जनरली 9वीं 10वीं क्लास में पता आदमी या बच्चा रियलाइज करने लगता है कि उसने जिंदगी में क्या क्या करना है। तो उसके पास तो काफी साल थे समझने के लिए, देखने के लिए कि उसके लिए तो नेपाल में कोई सिस्टम ही नहीं है, नेपाल में कोई उसके पास कोई साधन ही नहीं है जहां वो तरक्की कर सके। तो ये जो गुस्सा था, ये जो नेपाली युवकों में पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा था, वो नेपाल की अपनी गलती की वजह से बढ़ रहा था, क्योंकि नेपाल इन युवाओं को अवसर नहीं दे पा रहा था। और जब उन्हें एक, जैसे मैंने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी बताई, ये सोशल मीडिया के बैन के माध्यम से इनका गुस्सा सड़कों पे आ गया। देखिए, जहां तक बात है भारी शक्तियों की, कोई भी मूवमेंट होता है वो देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर शुरू होता है
जब उस देश के लोग अपने देश या सरकार के साथ असंतुष्ट हों। अगर किसी भी देश के लोग अपनी सरकार के साथ संतुष्ट हैं, वो कभी सड़कों पे नहीं आएँगे, क्योंकि कोई भी नागरिक किसी भी देश का सड़कों पे आके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है प्रदर्शन के लिए। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में क्यों नहीं वहाँ का युवा सड़कों पे आता है? स्विट्ज़रलैंड भी तो एक देश है। क्योंकि फ़िनलैंड का युवा क्यों नहीं आता है सड़कों पे? अगर हम सिंगापुर का युवा क्यों नहीं आता है सड़कों पे? क्योंकि ये जो देश हैं, ये विकसित हैं। इन देशों के जो राजनेता हैं, वो आम नागरिक की तरह काम करते हैं। फ़िनलैंड के प्रधानमंत्री अपने ऑफ़िस साइकिल पे आते हैं, साइकिल से जाते हैं। तो जब फ़िनलैंड का युवा देखता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरी तरह ही है, बस वो एक किस्मत से एक ओहदे पे बैठा है या मेहनत से ओहदे पे बैठा है, लेकिन है वो मेरी तरह ही आम नागरिक। जब वो साइकिल पे आ रहा है, जा रहा है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री कोई फ्लाइट पकड़ रहे हैं, वो अपना सूटकेस खुद उठा रहे हैं, तो देश के युवा उस देश के युवा में के ज़हन में चीज़ आती है कि ये जो हमारे नेता हैं, वो हमारी तरह ही हैं, बस वो एक ऊँचे ओहदे पे हैं, लेकिन हैं वो हमारी तरह। लेकिन अगर वही चीज़ हम नेपाल में देखें, जब युवा देख रहा है कि ये मंत्रियों के बच्चे ऐश-आराम कर रहे हैं, दुनिया के अच्छे पबों, डिस्को में जा रहे हैं, लाखों रुपए एक-एक रात में खर्च कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, लाखों की कमीज पहन रहे हैं, ये बटुआ खरीद रहे हैं, पर्स खरीद रहे हैं, तो क्या उस युवा में गुस्सा नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। और जब उस युवा में गुस्सा आएगा, वो सड़कों पे युवा उतरेगा। लेकिन जो वहाँ हिंसा हुई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हिंसा कोई साधन नहीं है किसी समस्या का हल का। लेकिन ये नेपाली युवाओं का आक्रोश था जो सड़कों पे आया। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर उनका आक्रोश सड़कों पे आया, वो नेपाल की अपनी असफलता थी। और नेपाल की अपनी असफलता थी, युवाओं का गुस्सा सड़कों पे आया, बाहरी ताकत ने अगर फ़ायदा उठाया, तो ये तो नेपाल की अपनी गलती है। मैं फिर वो यही बात कहूँगा, स्विट्ज़रलैंड, फ़िनलैंड, सिंगापुर के युवा क्यों नहीं सड़कों पे आते हैं? तो ये जो नेपाल में हुआ, ये हर दुनिया की सरकारों के लिए सबक और सीख है कि आप जब चुने जाते हैं या आप गद्दी पे बैठते हैं या सत्ता में आते हैं, तो आपका पहला जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, वो जन सेवा होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सत्ता में रहना है, मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैंने अपने खानदान की तरक्की करनी है। यही फ़र्क होता है उन देशों में, जहाँ के युवा सड़कों पे नहीं आते हैं और उन देशों में, जहाँ के युवा सड़कों में आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और देखिए, हम उस देश की बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी देश की, जहाँ पर भारत से चोरी-छिपे जाना बहुत आसान है एंड आपसे मैंने ऑफ कैमरा हम लोग जब बात कर रहे थे बबलू श्रीवास्तव की, आप उस दौर को देखिए, किस तरीके से वहाँ पर कहना चाहिए कि कुछ ऐसी ताकतें थी, जो अपराधियों को पनाह देती हैं और अपराधी वहाँ जाके अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं। और वहीं के युवाओं की हम बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। तो इसमें आप उनकी क्या फीलिंग छिपी हुई मान रहे हैं? मनविंदर जी, जो आपके प्रश्न का पहला भाग है कि भारत से कुछ अपराधी भाग के नेपाल गए हैं। देखिए, वो तो जहाँ अपराधियों को मौका मिलेगा भागने का, वो तो वहाँ भाग जाएँगे। अगर हमारी कानून व्यवस्था इतनी सख्त नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर पाई है, तो अपराधी तो कोशिश करेगा भागने की। हम भारत के तो कई बड़े अपराधी जाके लंदन में बस गए हैं। वो वहाँ पे ट्विटर पे अपनी फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, किसका बर्थडे मना रहे हैं, कोई एक द्वीप में जा रहे हैं वेकेशंस के लिए। तो वो अपराधी तो भागेगा ही। अपराधी थोड़ी ना बोलेगा कि आओ जी मेरे को पकड़ो, मेरे को सूली पे लटकाओ। अपराधी तो भागेगा जहाँ उसको मौका मिलेगा, चाहे लंदन हो, चाहे नेपाल हो, अपराधी भागेगा। जो आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि नेपाल के जो युवा कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। देखिए, नेपाल का युवा भी पढ़ा-लिखा युवा है, जिसे स्मार्टफ़ोन का पूरा एक्सेस है, जो टीवी चैनल देखता है और भारत के कई टीवी चैनल देखता है, क्योंकि जो एक कॉमन दोनों देशों में है, वो वहाँ का युवा हिंदी भाषा भी अच्छी तरह समझ सकता है। तो जब वो नेपाली युवा देखता है कि भारत में तरक्की हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री भारत के लिए कैसे अटूट तरीके से खड़े हैं, चाहे अमेरिका का दबाव आया, चाहे चीन का, चाहे किसी भी देश का, भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल झुके नहीं, वो उन्होंने वही किया जो भारत के हित और भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो नेपाल का युवा भी पूछता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कर सकते हैं, तो हमारे राजनेता नेपाल के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फ़र्क वहाँ साफ आ जाता है। और कंपैरिज़न करना तो एक एक आम बात है, एक ह्यूमन ट्रेट है, एक मानव ट्रेट है।
हम भी जब जिंदगी में कहीं होते हैं, हम भी देखते हैं कि अगर हम इस शहर में गए, उस शहर में स्वच्छता अच्छी है, जिस शहर में हम रह रहे हैं वहां की स्वच्छता कम है, तो हम भी तो कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन तो एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है। और नेपाली युवा जब दिन रात देख रहा है कि भारत की तरक्की कैसे हो रही है और नेपाल कहाँ 17 साल से बद से बदतर हो रहा है, तो उसके जहन में आता है, और वो कहता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे होने चाहिए, जो हमारे देश को ऊपर लेके जाएं, तरक्की करें। तो डेफिनेटली ये तो मैं कहूंगा वही जो मैंने पहले कहा कि जी, जी। अगले 6 महीने नेपाल के युवा के हाथों में, नेपाल के नागरिकों के हाथों में कौन सी सरकार चुनते हैं जो कि उनके देश को और ताकतवर बनाती है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, चूँकि नेपाल कभी चीन के हाथ में रहा, कभी अमेरिका ने उस पे नज़रें डाली और देखते-देखते हमने भी देखा भारत के जो पड़ोसी देश हैं कैसे एक-एक करके ढह गए। ऐसे हालातों में नेपाल से भारत के रिश्ते, उनका क्या रूप होगा? मनिंदर जी देखिए, नेपाल के जो रिश्ते हैं वो एग्जैक्टली हमें 6 महीने बाद पता चलेंगे, जब नेपाल में चुनाव होते हैं कौन सी पार्टी जीत के आती है। अगर तो वो पार्टी जीत के आती है जो कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, तो हमारे और नेपाल के रिश्ते पहले की तरह और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी पार्टी चुनाव जीत के आती है जो भारत विरोधी होती है, चीन के पक्ष में होती है, तो हमारे रिश्ते और खराब होंगे। क्योंकि अगर ऐसी पार्टी चुन के आती है तो वो पूरा कोशिश करेगी रिश्तों को और खराब करने के लिए, क्योंकि वो पार्टी चाहेगी जितने नेपाल और भारत के रिश्ते खराब हों उतना उसे चीन से समर्थन मिलेगा, और अमेरिका से भी, क्योंकि आज की तारीख में भारत और अमेरिका का 2.5 का आंकड़ा, कोई हमारे अच्छे रिश्ते तो है नहीं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3.5 साल सत्ता में रहना है, तो रातों रात तो कुछ बदलने वाला नहीं अमेरिका के साथ। 3.5 साल अगले हमारे लिए अमेरिका के साथ भी रिश्ते खट्टे मीठे ही रहेंगे। तो ये जो अगली नेपाल की सरकार चुन के आएगी, इस पे बहुत निर्भर करेगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते 6 महीने के बाद किस तरह से आगे चलेंगे। इस वक्त तो जस्टिस सुशीला जी की जो अंतरिम सरकार है, वो तो मेरे को लग रहा है कि भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने कहा, हाँ, उन्होंने वो बहुत मोदी जी की लाइन पे उन्होंने बात की है। और वो क्योंकि एक जस्टिस रह चुकी हैं, तो वो अच्छी तरह समझती हैं कि कि एक फेयर होना कितना इंपॉर्टेंट है, देश की तरक्की कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी किसी देश का जस्टिस या चीफ जस्टिस रह चुका होता है, वो बिल्कुल एक निरपक्ष एनवायरनमेंट में अपने निर्णय लेता है या लेती है, और वही करते हैं जो उस देश के संविधान के लिए सही होता है। तो मेरे को लग रहा है अगले 6 महीने तो हमें नेपाल से कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा 6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे। सोडी सर, चलते-चलते मैं इज़राइल की बात करना चाहूँगी। इज़राइल ने गाज़ा हमास के मुद्दे पे फ्रांस, ब्रिटेन को फटकारा है। यूएन ने कहा है कि इनके इराक, सीरिया में हमले जायज़ हैं, तो हमारा कतर में हमला सही है। अब इसे कैसे देखा जाए? क्या समझा जाए इस उनके कथन को? मनिंदर जी देखिए, 471 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक विख्यात ग्रीस के फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था, जो ताकतवर हैं वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, जो कमजोर हैं बस देखते ही रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी बिल्कुल सही और सटीक है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में जिसके पास ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के पास ताकत है, उसने ईरान पे हमला किया, उसने कतर पे हमला किया। ईरान के पास ताकत है, उसने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को एक तिहाई बर्बाद कर दिया। 1.5 साल, तकरीबन 2 साल होने वाले, अगले अगले महीने 7 अक्टूबर को इजराइल हमस की लड़ाई चल रही है, और इनकी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रूस ने यूक्रेन पे युद्ध किया हुआ है। ताइवान के ऊपर जैसे आंकलन है कि 2027 में चीन हमला करेगा। यानी कहने का वक्त है, कहने का मतलब है मनविंदर जी, इस वक्त दुनिया में जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है, और जब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है तो वो अपनी ताकत को सही दिखाना चाहता है और दूसरों को गलत दिखाना चाहता है। तो चाहे फ्रांस और जर्मनी की बात लें, वो अपना पक्ष सही रख रहे हैं, इसराइल की बात लें, वो अपना पक्ष सही रख रहे हैं। हकीकत ये कि ये जो वक्त है, ये मौजूदा वक्त है दुनिया में, ये शांति का नहीं, ये सिर्फ युद्ध का है। और पिछले साल 15 जनवरी को ग्रांट स्नैप्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव थे, उन्होंने बयान दिया था, अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे, और कई नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और जैसे हम देख रहे हैं, ग्रांट स्नैप्स का बयान बिल्कुल सही साबित
होते जा रहा है। तो ये तो लड़ाई झगड़े तनाव ये तो कम नहीं होगा, क्योंकि वही वही बात है, जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जो मौजूदा समय है, ये ना सुख का है ना शांति का, ये सिर्फ लड़ाई और तनाव का है, और ये हकीकत है। थोड़ी कड़वी बात जरूर है, लेकिन हकीकत है, और हकीकत से अगर हम भागेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हकीकत है वो तो वही है। सही कह रहे हैं आप। ट्रंप ने जिस समय सिग्नेचर किए थे कुर्सी में बैठते ही, उसने कहा था मैं शांति लेके आऊंगा, लेकिन अब उनकी शांति तो सबके सामने दिखाई दे रही है। एंड अच्छी बात यह है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, तो वहाँ भी लोग ये कहते हैं कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। अब ये नेपाल के जो युवा हैं, ये भी चाहते हैं। कई और जगहों से भी ऐसी आवाज़ें उठती रहती हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, सुखद है। सोडी सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।